सो हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। ये कैस मैं अभी आपको पहले हमारे सेशन की गाइडेंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हैबिट्स। दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confident. Trust each of us we need within us, and we rely on the power of silence to access it. के साथ में सब लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा सेशन है वो हिंदी में होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। आप सभी लोगों को जेना ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सब लोगों को ये यहाँ पे आप कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर से कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, एक्चुअली मेरी साइड आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच आया था। सो मैं आप सभी को आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। आज की टॉक्स में हमारे साथ है मोनिका चौधरी, जो कि एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हैं। अब मैं आप सबको उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Monica ji will be sharing her inspirational cancer healing journey that started when she was diagnosed with colorectal cancer 3 years ago. Being subjected to the continuous treatment and its side effects started draining her enthusiasm, but she decided to stay strong and look at life from a different perspective. She realized that finding happiness and joy in life's hardships is the key to having a fulfilling life. Through her journey, Monica ji learned that the moments we have in life are invaluable, and the quality time we spend with ourselves and the loved ones is what truly matters. She encourages us to positively respond to life's challenges and cherish the present moments. So, आपने मैम बहुत अच्छा बोला है. Hello मैम, how are you? हाय मैम, एक्चुअली मेरी साइड ना कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा वीडियो बार बार पॉज हो रहा था. हाँ जी। या यस मैम. तो अभी ठीक है, हाँ सो जी। मैम, राइट मैम. मैम, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैम, मैं सबसे पहले पूछना चाहती थी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड डायग्नोसिस कैसे हुआ. एक्चुअली 3 साल पहले, जुलाई 2019, 3 साल पहले सब कुछ लाइक नॉर्मली चल रहा था। मैं पहले 4-5 साल मैंने जॉब करी थी। उसके बाद मैंने अपना एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी, तो पूरा टाइम मैं उसी पे फोकस कर रही थी। लेकिन उसी बीच थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड इश्यूज थोड़े से ज्यादा होने शुरू हो गए, जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। और कुछ भी लाइक नॉर्मल खाना भी अगर खाया है तो भी कुछ ना कुछ स्टमक अपसेट है ही। तो ऐसा चलता रहा। फिर हमें लगा कि शायद थोड़ा सा काम पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो डाइट पे इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार बाहर का खा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। लेकिन फिर घर पे अगर नॉर्मल खिचड़ी भी खा रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम ऐसे ही थी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा डाइट वाइट ठीक करते हैं, मे बी फाइबर कम होगा डाइट में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने थोड़ा फाइबर इनटेक वगैरह वो बढ़ाने के लिए बोला। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइक फिर स्टूल में ब्लड आने लगा। पहले ऐसे था कि कभी कभी ब्लड आ रहा था, फिर थोड़ा वो रेगुलर हो गया। तो फिर से जैसे हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि ये पाइल्स की वजह से हो सकता है। फिर पाइल्स की मेडिकेशंस वगैरह उन्होंने दी, बट उससे इनिशियली तो लगा कि कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर वो उससे भी कोई फायदा होना वो बंद हो गया। उसके बाद फिर हमने उन्हें बोला कि कोई टेस्ट वगैरह आप करा लो, देखो अगर कोई ऐसा टेस्ट होता है, क्योंकि तब तक मुझे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन सा भी फील होने लगा था। मैं स्टूल पास करने जा रही हूँ तो मुझे ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, और पेन भी होने लगा था उस टाइम तक। तो फिर कोलोनोस्कोपी कराया, तो उसमें था कि हाँ कुछ है, कुछ अनयूजुअल ग्रोथ है अंदर। फिर उसकी बायोप्सी हुई तो पता चला कि हाँ ये ट्यूमर है। जी मैम. तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फिर जब आपका डायग्नोसिस हुआ तो क्या रिएक्शन था सबका. आपका क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था.
रिएक्शन इनिशियली तो ऐसा ही था कि मतलब लगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि ये तो था कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो नहीं सोचा था कि ऐसा है कि कैंसर जैसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि एक बार डॉक्टर को बीच में मैंने बोला भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे सिम्टम्स कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि कैंसर है। तो वो बोले कि नहीं, एक तो आपकी एज भी नहीं है, फिर जनरली रेक्टम कैंसर मेल्स में होता है, उन्होंने ऐसे बोला। फिर बोले कि जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं उन्हें होता है जनरली, या ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा। तो बोले कि नहीं, आपके केस में तो ऐसा कि मैं टेस्ट भी अगर करवाता हूँ तो भी नहीं, कुछ तो होना चाहिए कि हाँ मतलब लग रहा है कोई भी सिम्टम्स या कुछ भी। तो नहीं, उन्हें लगा कि नहीं। तो हम लोगों को एकदम से ऐसे ही लगा था कि पता नहीं क्या हो गया ये एकदम से। बट फिर धीरे धीरे 2 4 5 घंटे बाद लगा कि नहीं, ठीक है, अभी प्रॉब्लम है तो अभी तो हैंडल करना है, देखना है। फिर हॉस्पिटल्स गए। फिर ये था कि हाँ मतलब अभी प्रॉब्लम है तो अब ठीक है, इससे बाहर तो निकलना ही है। तो वही था, इनिशियल रिएक्शन ऐसा था कि मतलब कहाँ तो लाइफ को आगे कुछ ड्रीम्स हैं कि हाँ उधर जा रहे हैं, कहाँ एकदम से ऐसा हो गया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो काफी बड़ी थी उस टाइम पे। तो ये था, फैमिली का भी कुछ लोगों को इनिशियली बताया था, और कुछ लोगों को जैसे मम्मी पापा को तो काफी बाद में हम लोगों ने बताया था, इनिशियली बताया भी नहीं था। जी मैम। तो मैम, जैसे फिर डायग्नोसिस के बाद कौन कौन से ट्रीटमेंट्स फिर आपके हुए थे? और उसके बाद पहले, क्योंकि सिर्फ रेक्टम में ही नहीं था, मुझे एक लेजन लीवर में भी था। तो जो लीवर के लिए SBRT हुआ था, और रेक्टम के लिए पहले उन्होंने नॉर्मल रेडिएशंस दी, रेडिएशंस के साथ ओरल कीमो भी थी। टैबलेट इफेक्ट्स तो काफी थे, लाइक उस टाइम पे भी, अभी भी मेरी कीमोथेरेपी चली रही है, क्योंकि अभी 6 7 महीने तक सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन चेकअप्स में मुझे लंग्स में 3 लेजन डिटेक्ट हुए, एक लेफ्ट लंग में और 2 राइट लंग में। तो उसकी अभी सर्जरी हुई है मेरी, दोनों लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों की सर्जरी हो चुकी है। तो अब उसके बाद कीमोथेरेपी ही चल रही है। तो अभी भी है साइड इफेक्ट्स, आप देख सकते हैं फेस स्वेल हो रखा है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट ही है कीमो का। बाकी भूख नहीं लगती है, बाकी 5 6 दिन तो कुछ भी खाने, मतलब पानी तक भी पीने का मन नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा कड़वा लगता है। और जैसे उठने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड और भाई मेरे साथ में रहते हैं, तो वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि चाहे मुझे भूख नहीं लग रही है, चाहे कितना भी कड़वा लग रहा है, लेकिन हाँ खाना तो है। तो वही है कि चाहे चाहे ज्यादा नहीं खा रही हूँ, लाइक नॉर्मली अगर 2 3 रोटी खा रही हूँ, तो उस दिन मुझे 1 1.5 रोटी तो खानी है। उसके अलावा इन्हें पता है, जैसे अगर मैं अंगूर खा रही हूँ, ग्रेप्स खा रही हूँ, तो वो खा के मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। तो ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ मैं खाती रहूं। बाकी थोड़ा अगर मैं थोड़ा खराब सा फील करती हूँ, तो ये लोग मुझे नीचे पार्क में वॉक कराने के लिए ले जाते हैं, और थोड़ा ध्यान रखते हैं कि मतलब मैं थोड़ा मतलब डल सा ना फील करूं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं वॉक करने जा रही हूँ तो बेटर फील होता है मुझे। कई बार खुद से चल भी नहीं पाती, तो ये सपोर्ट करके ले जाते हैं, हाँ, लेकिन नीचे जरूर ले जाते हैं। तो वो है, इस टाइप थोड़ा सा हैंडल हो जाता है, पर 4 5 दिन काफी हाँ हालत खराब रहती है। अभी लास्ट जी मैम। सेशन में वही था ना कि मैंने बोला कि नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे करते हैं, क्योंकि अभी राइट। 21st को है कीमो। हाँ, अभी 21st को है कीमो, तो अभी ये 4 5 6 दिन में ठीक फील कर रही हूँ। अच्छा। हाँ यस मैम, जी। नहीं ये तो आपने सही बोला है कि भले ही बिल्कुल मन नहीं करता है, बट इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ तो खाना ही है। जो भी चीजें हाँ सबसे अच्छी जी। लगती है ना, वो ही बिल्कुल अच्छा होता है। जी मैम। राइट, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आपने कोई कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी ट्राई किए थे, या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स? एक्चुअली काफी सुना है,
काफी सुना है कि हाँ यहाँ पे दवाइयां देते हैं, वहां पे दवाई देते हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्राई भी किया है, जैसे एक दो जगह गए हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो हमारी होम्योपैथिक है, वो काफी स्लो लेवल पे काम करती हैं, और जो कैंसर जैसी डिजीज है ये काफी तेज काम करती है। तो इसके और बाकी चीजों में आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके केस में मतलब हम लोगों को बिल्कुल पर्सनली लगता है कि एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो ही बेस्ट है। बाकी जैसे साइड इफेक्ट मैनेजमेंट है, उन सारी चीजों के लिए कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडी उनका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर भूख जैसे नहीं लग रही है तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काढ़ा है, कुछ भी मतलब आपको अगर पीना है, कोई ऐसी दवाई है जो लीवर को ठीक रख सकती है, मतलब वो सब कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन पे नहीं डिपेंड रह सकते। जी मैम, बिल्कुल राइट। मतलब ऐसा है ना कि जो मेन मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सबसे मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो आयुर्वेदिक होता है वो ऑब्वियसली वर्क करता है, बट वो टाइम लेता है, वो मेनली इम्यूनिटी एंड ऑल पे काम करता है, तो उसको एज अ हाँ जी कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल। लेना चाहिए। मतलब हाँ, साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट करने के लिए वो बेस्ट रहता है। मेन सबसे बिल्कुल। पहले तो मेडिकल ही करा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ जी, हाँ, बट साइड इफेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप सही बोल रहे हो, इम्यूनिटी के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। जी मैम। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा होता है कि कई बार ना काफी इमोशनल स्ट्रेस रहता है, काफी टेंशन रहती है। तो क्या आपने भी अपने ट्रीटमेंट के वक्त आप फेस कर रहे हो, लाइक अभी भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप वो कैसे मैनेज करते हो अपना इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस? एक्चुअली जब 3 साल पहले जब हुआ था, उस टाइम पे एक बार 1-2 दिन के लिए थोड़ी सी स्ट्रेस हुई थी, बीच बीच में अभी भी हो जाता है, बट वो काफी टेम्पररी होता है। वो बीच बीच में जो टेस्ट होने होते हैं तब बेसिकली ज्यादा होता है, वो टेस्ट वाला स्ट्रेस तो होता है, जिससे मैं अब तक मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्ट्रेस के साथ फाइट कर लूं, लेकिन वो टेस्ट वाला स्ट्रेस मुझे अभी भी होता है। उसके अलावा मैंने एक चीज सीखी है, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो मतलब जैसे मैंने इस चीज को हैंडल किया है, मैं वो आपको बताती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हम लोगों ने किया, कि सबसे पहले एक्सेप्ट करना है डिजीज को, कि हाँ, सबसे पहले जब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तभी हम उस चीज को हमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे कोई डिजीज है। जब तक हम इसे इग्नोर करते रहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब जो रियलिटी है उसे हम इग्नोर कर दें। तो सबसे पहले तो डिजीज को एक्सेप्ट ही करना है। उसके बाद जब हम डिजीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वो सारी चीजें देख सकते हैं कि इस डिजीज से अगर हमें बाहर आना है तो क्या चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। वो चीजें एक बार अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि जैसे डाइट है, डाइट हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, हम अच्छी डाइट ले सकते हैं। बाकी कीमोथेरेपी के टाइम पे भूख लगे या ना लगे, लेकिन हाँ, चाहे मुझे वोमिट हो रही है खा के, लेकिन मुझे खाना तो है, ये मेरे कंट्रोल में है ना, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वो आगे फिर मेरे ब्लड काउंट सारे इधर उधर आएंगे, फिर पता नहीं कीमो कब तक नहीं होगी, फिर वो डिले होगी, फिर वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी सिचुएशन है, कैसी भी है, लेकिन मुझे खाना तो है, ये मेरे कंट्रोल में है। इसके अलावा जैसे मुझे हल्का हल्का बहुत मुझे योगा करना है, थोड़ा मुझे मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं मेडिटेशन में ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह उठ के एक बार मेडिटेशन करूँ, रात को सोते हुए मेडिटेशन करूँ, थोड़ा सा प्राणायाम करूँ। और एक सबसे जरूरी बात, हमारा, अगर मैं अपने माइंड में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने माइंड में सोच लेंगे कि हाँ हमें ठीक होना है, हमें ठीक होना है, तो हम हो जाएंगे। क्योंकि हम अपने माइंड को, जैसे अगर नॉर्मली भी हम देखते हैं
कि अगर हमें कुछ करना होता है, मैं पढ़ी हुई हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार मैं मन बना लूं ना कि हाँ हाँ भाई नहीं, उठना तो पड़ेगा ही, तो माइंड खुद से बॉडी को वो इंस्ट्रक्शंस दे देता है, खुद उठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट अपने माइंड को तैयार तो कर सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर एक डिजीज है, तुम्हें इस डिजीज से बाहर आना है, तुम्हें ठीक करना है खुद को। तो ये हमारे कंट्रोल में है। बाकी फिर जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में सोच के भी हमें कुछ नहीं करना। वो सब चीजें या तो डॉक्टर्स पे छोड़ दो। एक ये भी जरूरी है कि जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है हम उस पर ट्रस्ट करें, हम जो भी डॉक्टर हैं हम उन पे ट्रस्ट करें। मेरे केस में यही होता है कि जैसे डॉक्टर्स हमें ऑप्शन भी देते हैं कि ये है और ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि सर हम एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में, आपको बेटर पता है, तो आप बताइए। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम डॉक्टर को भी ये बोल देते हैं ना, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई ये तो ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पे और इन्होंने तो मुझ पे छोड़ दिया, तो जो अब जो बेस्ट है अब मैं वो करूंगा। तो एक ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट, डॉक्टर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। बाकी कुछ चीजें तो नहीं है कंट्रोल में, वो तो भगवान पे छोड़ सकते हैं हम, और उस बारे में सोच के भी खुद को परेशान करना है। बाकी जो हम आज अच्छा टाइम है हमारा, वो भी हम खराब कर लेते हैं। तो हमारे केस में जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा मतलब हम लोग इतना नहीं लेते। घर में भी ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि हाँ मुझे 3 साल से डिजीज है या फिर मैं ठीक नहीं हूँ, घर पे भी ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर कोई मतलब घर पे आए तो कोई कह नहीं सकता कि हाँ लाइक इस घर में कोई इतना बीमार इंसान है। बाकी मेडिटेशन से काफी हद तक स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। वो स्ट्रेस तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि कल क्या होगा, पता नहीं कल कल पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब जब हम कल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। तो हम लोगों का ये है कि हम बहुत ज्यादा सोचते ही नहीं है, हम लोग आज में जी रहे हैं। आज है जो हमारे पास है, बाकी कल का तो कुछ नहीं पता। जी मैम, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की, कि वो एक्सेप्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को डायग्नोस होने के बाद ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब दे कीप ऑन थिंकिंग कि ऐसा क्या हो गया, तो वो उसी चीज़ में रह जाते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, एक्सेप्ट करो एंड आगे का देखना है आपकी, आगे कैसे इससे फाइट करना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली थी। एंड जो आपने बाकी चीज़ें बताई वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी, काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, कि मेन तो आज का सोचना है। मतलब ये सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है कि अच्छा कल क्या होगा, या टेस्ट कराया तो टेस्ट में क्या आएगा। हम जो हमारे कंट्रोल में है वो है कि हम अपनी डाइट ध्यान पे दें, मेडिसिन टाइम से लें। ये चीजें हम अपने साथ कर सकते हैं। यस। सो ये बिल्कुल। आपने बहुत सही बात बोली मैम। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो आप मतलब आपके पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपने मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस क्या किए, लाइक डाइट में कुछ चेंजेस करे, या फिजिकल एक्टिविटी में, ये सब आपने क्या चेंजेस करे? डाइट में पहले काफी मैं बिल्कुल प्लांट बेस्ड डाइट पे आ गई थी, मतलब बिल्कुल मैं कुक्ड खा ही नहीं रही थी। बीच में ऐसा था। फिर बाहर का तो वैसे भी काफी कम खाते थे, तो अभी जो डाइट में ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। वही है कि प्रॉपर हाँ एक चेंज है जो तब से चल ही रहा है, एक जूस हम लोग पीते हैं। मतलब मैं जूस पीती हूँ दिन में एक बार, होममेड जूस, जिसमें 6-7 चीजें होती हैं। जैसे उसमें हल्दी होती है, अभी जैसे सर्दियां हैं तो उसमें चुकंदर होती है, गाजर होती है, और वाइट वाला पेठा आता है, वो होता है, अनार और मौसमी वगैरह। मतलब ये 6-7 चीजें होती हैं जो उसमें उसका मिक्स जूस होता है। वो मैं तो उसमें कोई शुगर या कोई सोल्ट वगैरह नहीं डालती हूँ, वो ऐसे ही काफी, क्योंकि उसमें चुकंदर हो जाती है, अनार होता है, तो वैसे ही काफी वो मीठा हो जाता है। तो वो जूस है जो मैं दिन में एक बार पीती हूँ। उसके अलावा फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह के दिन में मैं 2-3 टाइप के फ्रूट्स खा रही हूँ। इसके अलावा नॉर्मल खाना विदाउट स्पाइसेस, नॉर्मल जो घर में खाना बनता है उसके अलावा वो खाती हूँ। बीच में मैं हल्दी और नीम की एक गोली भी लेती थी, बट अभी जब फिर से कीमोथेरेपी वगैरह शुरू हुई है तो वो फिर मैंने छोड़ दिया।
बाकी और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मतलब फ्रेश खाएं, बाहर की चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट्स और कोई भी पैक्ड फूड है वो ना खाएं। तो वही होता है कि जितना फ्रेश हो सकता है, घर का हो सकता है, बस वो कोशिश रहती है कि वो खाया जाए। अगर जैसे दिन में थोड़ी सी भूख लग रही है तो ये नहीं कि बिस्किट खा रही हूँ, कोई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ। यही है, बाकी तो और कोई नहीं, नॉर्मल खाना, स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तब सर्जरी से पहले ही तब से लाल मिर्च तो बिल्कुल मतलब छोड़ी हुई है, घर पे कोई लाल मिर्च नहीं खाता। अगर मिर्च भी तो ग्रीन चिली बस 1 या 2 सब्जी में डालते हैं। जी मैम, ये चीज़ आपने बहुत सही बोली। मेन मतलब ये कि प्रोसेस चीज़ें नहीं खानी है, जितनी नेचुरल चीज़ें हो उतना बेटर होता है। तो मैम मैं आपसे मतलब पूछना चाहती थी कि आपकी पूरी लाइक जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प आपको किन चीज़ों से मिली या किन लोगों से मिली? सबसे ज्यादा हेल्प तो मैम फैमिली ही है, जो हमेशा इतनी क्लोज रही है, क्योंकि सब लोगों ने इतना ध्यान रखा है मेरा। मैं और हस्बैंड गुड़गांव में रहते हैं। हस्बैंड भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करती थी, तो हम दोनों ही रहते थे यहाँ पे। लेकिन जब ऐसा हुआ उस टाइम पे कोविड आ गया, तो हाउस हेल्प भी नहीं थी उस टाइम पे। तो घर पे मम्मी, मेरी मम्मी 14-15 महीने यहीं पे हम लोगों के पास रही हैं। उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, एक मतलब गांव में रहती हैं वो, और गांव से आके एक मेट्रो सिटी में आके रहना उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो मेरा ध्यान रखने के लिए वो यहाँ पे रही हैं। इसके अलावा मेरा भाई मेरे भाई हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक मेरे पास ही रहता है तब से। उनका काम है ये जूस बनाना, वो सारा मेरे दवाइयों का ध्यान रखना। तो वो सारा काम वही करते हैं, टाइम पे मुझे फ्रूट्स देना, अगर मैं कभी भूल भी जाती हूँ तो वो इस चीज का बिल्कुल हमेशा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हस्बैंड हैं, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने मन में कुछ नहीं रखती, और मुझे ये लगता भी है कि कई बार क्या होता है कि हम अगर मैं पेशेंट्स की बात करूं तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं उनके माइंड में, लेकिन द थिंग इज कि वो थॉट्स उनके अंदर नहीं रहने चाहिए। एटलीस्ट किसी पर्सन में उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं किस ये जो भी मेरे मन में आ रहा है अगर मैं उसके साथ शेयर कर लूंगा तो वो मुझे मतलब वो नेगेटिव भी नहीं लेगा, वो परेशान भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट शांत हो जाएंगे किसी से डिस्कस करके। तो मुझे लगता है कि कोई एक इंसान होना चाहिए मेरी फैमिली में, जैसे हस्बैंड है, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई टेस्ट कोई रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हो गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो अपने अंदर रख रही हूँ, मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ, मैंने कहा यार पता नहीं आज तो ये रिपोर्ट ऐसी आ गई, तो वो भी कि चल ठीक है कोई बात, मतलब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई होना चाहिए जिसके साथ ये डिस्कस, तो हस्बैंड है, भाई को भी मैं बता देती हूँ। तो वही है, मतलब फैमिली काफी सपोर्टिव रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स भी हैं जो टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं, कॉल करके मिलने आते रहते हैं। सिस्टर भी है मेरी, वो भी मतलब सब लोग ध्यान रखते हैं। और पेशेंट्स के लिए शायद ये सबसे जरूरी चीज है कि उनकी लोग उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें वो अनवांटेड सा फील होगा ना तो उनके अंदर जो जीने की जो एक है ना इच्छा, वो उनके अंदर ही नहीं रहेगी। जब वो जिंदा है तभी उन्हें लगने लगेगा कि यार इन्हें तो हमारी कुछ पड़ी हुई नहीं है, इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है हमारी। तो अगर उन्हें वांटेड फील कराएंगे हम कि हाँ उनकी वैल्यू है हमारे लिए, तो वो जल्दी हील हो जाएंगे। ये उनकी हीलिंग के लिए शायद काफी जरूरी है। जी मैम, बिल्कुल, आपने काफ़ी सही बात बोली। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपकी पूरी जर्नी से आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं? क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं? मुझे ये लगता है कि एक तो हम लोग नेचर से काफी दूर होते जा रहे हैं, जो हमें नेचर के क्लोज होना चाहिए हम वो ही सब भूलते जा रहे हैं।
तो एक तो जब ये डिटेक्ट हुआ, मैं नेचर के काफी क्लोज आई हूँ। मैं सुबह शाम में पार्क में जाके मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे प्लांट्स के साथ एक कनेक्ट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें नेचर के क्लोज होना चाहिए। एक तो ये है, बाकी सेकंड चीज मैंने ये सीखी है कि हम पैसे कमाने के लिए हम इतनी इतनी दूर आके रह रहे हैं, है ना, लेकिन जो फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग है, मतलब अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना है ना मनी में और फैमिली में, रिलेशंस में, तो हमें पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, लेकिन रिलेशंस के साथ, जो हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, उनके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। क्योंकि पैसे क्योंकि कभी भी ऐसा टाइम आ सकता है जब हमें उन रिलेशंस की जरूरत पड़ सकती है। ये है, बाकी योगा योगा मेडिटेशन, इस सब से भी हमें ये करना चाहिए। हम हेल्थ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं काम में इतनी बिजी हो गई कि मैंने हेल्थ को सेकेंडरी कर दिया, लेकिन वो हेल्थ सेकेंडरी नहीं होनी चाहिए। हेल्थ हमेशा फर्स्ट प्राइमरी पे ही होनी चाहिए। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं सुबह से शाम तक बैठ के काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा ये रेक्टम कैंसर की अगर बात है, तो शायद ये यही है कि वो बहुत ज्यादा सीटिंग, ऐसा तो डॉक्टर्स तो कोई रीजन नहीं बताते हैं ज्यादा, लेकिन जो हम लोगों ने रियलाइज किया है वो ये है कि मैं सुबह 9 बजे जाके ऑफिस बैठ जाती थी, और मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक ऑफिस में बैठी रहती थी। जब जॉब करती थी तब वो नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी वेबसाइट शुरू करी तो वो वन मैन आर्मी टाइप चल रहा था कि सारे काम मुझे करने हैं, और मैंने कोवर्किंग स्पेस में सीट ली हुई थी। मैं सुबह से शाम तक बैठी रहती थी। लंच में जो ब्रेक लेना था लंच के बाद में, वो भी मुझे लगता था कि यार मैं आधा घंटा घूमूंगी, इतनी देर में तो मैं ये काम कर लूंगी। तो उस टाइम पे मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी। मैं बचपन से कबड्डी खेलती थी, बास्केटबॉल खेलती थी, शाम को जॉब से आके, ऑफिस से आके रोज रनिंग करने जाती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने वो ब्रेक कर दिया। तो मुझे उसके बाद यही रियलाइज हुआ कि नहीं, उस टाइम पे मतलब काम थोड़ा कम हो जाता तो वो चल जाता, लेकिन हेल्थ के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी मैम, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये बताई है। काफ़ी लोगों को ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई लोग मतलब वर्क में ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं भी एक टाइम पे ऐसे बहुत ज़्यादा होती, लाइक सुबह से रात तक कंटिन्यूअसली हाँ वो। जी। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए। दिन भर बिल्कुल। अच्छे से फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। काफ़ी सही बात बोली है मैम आपने। जी। सो इनफैक्ट अभी आप अपनी लाइक प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता ही रहे थे, तो उसके बेसिस पर एक मेरा क्वेश्चन था दैट लाइक तब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो लाइक उस वक्त आपने अपनी सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करी? जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे ज्यादातर तो वही है, मतलब घर पे ही रहती थी, तो काम भी उस टाइम पे तो छोड़ दिया था। पूरा जो फोकस था फैमिली का ये था कि तुम अपना ध्यान रखो, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो फ्रेंड्स भी अगर आ रहे हैं तो घर पे ही मिलने आते थे, तो उस टाइम पे तो कोई सोशल लाइफ, कोई प्रोफेशनल लाइफ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार इतना कुछ नहीं, इस बार जैसे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था मुझे तब, अभी लंग्स में डिटेक्ट हुआ, तो तब तक मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था, काम करना स्टार्ट कर दिया था। 3-4 महीने हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सर्जरी हुई, बैक टू बैक 2 सर्जरी हुई, और फिर कीमो चल रही है अभी। तो अभी भी मैं ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने एक जो भी मेरी ये पूरी जर्नी रही है ना, मैं डायरी में कुछ ना कुछ अपनी थॉट्स और मैं फीलिंग्स वगैरह लिखती रहती थी। तो अभी मैं उसे पब्लिश कराने का सोच रही हूँ एज ए बुक। तो उसे एक बुक, जो भी सब कुछ चल रहा था, एक इमोशंस जो भी मेरे अंदर थे, उससे अगर मैं किसी को थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकूं, मैंने कैसे चीजों को हैंडल किया, या फिर अगर एक रिपोर्ट आ रही है तो उस टाइम पे क्या थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं, तो वो एक बुक पे मैं काम कर रही हूँ अभी तो। बस वही चल रहा है।
जी मैम, ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है, जर्नल्स तो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं एंड पब्लिश कराना उसे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा और लोगों के लिए। सो जी, तो उसके लिए तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर कराइए उसे पब्लिश। जी मैम। थैंक यू सो तो मच। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे दैट आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयरगिवर्स को? मैसेज तो यही है कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे फैमिली वाले भी उसी पे बिलीव करते हैं कि सिचुएशंस तो कुछ भी आ सकती हैं, सिचुएशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा रिएक्शन वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। तो हम सिचुएशंस के बेसिस पे, कोई अगर खराब सिचुएशन भी अगर हमारे सामने आ गई है तो कोई बात नहीं, हमें उसे हैंडल करना। फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई खराब सिचुएशन आ गई है तो उसे हमें सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही करना है कि हाँ सिचुएशन खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर हम सही से काम करेंगे, इसे सॉल्व करने की तरफ हम चलेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, अगर हमारा रिएक्शन ठीक रहेगा किसी चीज को सॉल्व करने के लिए तो चांसेस हैं कि हाँ वो सॉल्व हो जाएगी। जी मैम, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। अब तो वैसे भी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो अब ऐसा नहीं है जैसे पहले था कि अब कुछ नहीं मतलब जैसे लोग को लगता है ना कि डायग्नोसिस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर अब तो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, पूरा ट्रीटमेंट होना अच्छे से काफ़ी पॉसिबल है। आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर ट्रीटमेंट चलता है, तो ज़रूरी मतलब बिल्कुल हीलिंग बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने बिल्कुल। काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है सब लोगों को। जी मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर करी। आपने अपने थॉट्स बताए, आपने अपनी लर्निंग्स बताई जो कि आई एम श्योर कि इतनी हेल्पफुल होंगी और लोगों के लिए। एंड कुछ लोग भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। एंड उससे पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो ऐप डाउनलोड की लिंक है वो चैट बॉक्स पे डाल रही हूँ। एंड मैं एक बार रिपीट भी कर रही हूँ नंबर, ताकि जिन लोगों को चैट बॉक्स नहीं शो हो रहा है वो लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। और साथ में ही मैंने जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप की भी जो डाउनलोड लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। तो आप वो ऐप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से एंड ऑन्कोलॉजिस्ट से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपको बहुत ही जल्दी उसके आंसर्स भी मिलते हैं। एंड दीपक जी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मोनिका। गुड इवनिंग जी। ने सही बताया कि आज में जीना है, कल की फिक्र नहीं करनी मेरे को। जी बिल्कुल। सेकंड चीज आप बोल रहे हैं कि मेरे को खाने का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप जो है ना स्टील का बर्तन वगैरह मत यूज कीजिए, कांच की प्लेट यूज कीजिए, आपको खाना में प्रॉब्लम नहीं होगा जरा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, यस। ओके। आप देखिए, आप अभी केमो होगा ना, आपको खाने में मेटल का टेस्ट आएगा, थोड़ा ओके। कड़वा हाँ। लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, खाना बिल्कुल और पूरा मुंह ही नहीं, कड़वा रहता है। प्लस खाने में आपको एल्यूमिनियम जैसा टेस्ट भी आएगा। तभी आप ओके अगर तो मेटल की बजाय या स्टील वगैरह के बर्तन की बजाय कांच की प्लेट यूज कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं बिल्कुल इस बार, फिर अभी मैं भी कैरी 21st हूँ को मेरी होगी वाइफ कीमो। का, मैं कैरी ओके। हूँ मेरी वाइफ का, तो मेरे को सब ये पूरा पास हो चुका हूँ काफी। ओके। अच्छा, ये तो मैं बिल्कुल अभी से, इस बार से मैं कांच के बर्तन में ही खाऊंगी। और एक ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, कभी भी आप आधी रात को भी मैसेज कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी हमारे जैन उनको ग्रुप से। जी बिल्कुल, थैंक यू। अभी हमारे जो ग्रुप जो बने हुए ग्रुप और भी है, अब उसमें देखेंगे ऑल द पोस्ट, जितने भी किसका भी क्वेरी आती है, हम लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते रहते हैं अंदर अंदर भी। ओके सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो थैंक यू। बाकी खाने में आप ध्यान दीजिए, सुबह उठ करके प्राणायाम आप करते होंगे, हाँ जी। मुंह में थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का रख दीजिए सुबह सुबह, फिर पूरा दिन देखिए आपको ओके। खाने में नहीं ज्यादा प्रॉब्लम आएगा।
ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स ये टिप्स बिल्कुल। बताने के लिए। नहीं, मैं तो 7 साल से ये सब कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है। आप बोले कि आपको नहीं रिलैप्स नहीं, हुआ है, वो थैंक यू ये सर। जब ये रिलैप्स होता है तभी क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को मालूम है। आपने तो भी आपको डॉक्टर ने सर्जरी करने को अलाउड किया, हमारे केस में तो सेकंड के जब रिलैप्स हुआ तो सर्जरी अलाउड नहीं की। ओके सर, थोड़ा सा वो डॉक्टर्स भी वो केस क्योंकि जो था ना, जो लेजन था वो काफी बहुत ही ज्यादा स्मॉल था, 3-4 mm ही थे, तो इसलिए उन लोगों को लगा कि सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है इजीली, तो इसलिए उन लोगों ने सर्जरी करी थी। बाकी वो ये तो शायद डॉक्टर्स ही अच्छे से जानते हैं कि किस केस में सर्जरी नहीं करनी है, किस बराबर है। केस में करनी है। हाँ जी, बाकी कभी भी ऐसा कुछ भी गाइडेंस चाहिए हम लोग बैठे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ओके, जी थैंक्स। थैंक्स, अच्छा लगा आपने टिप्स दिए मुझे, थैंक आप यू। जरा भी टेंशन मत लीजिए। ऐसा लगे मेरा नंबर आप ले लीजिए अपना आस्था जी से, कभी भी कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है कुछ है, अभी आप इंक्वायरी मेरे से पूछ सकते हैं। इवन मेरी वाइफ से आप मैं अभी बात करा दूंगा, वो आपको मोटिवेट कर देगी पूरा। बिल्कुल, थैंक यू सर। इसमें सर, जरा भी डिमोटिवेट नहीं होने का, एकदम मोटिवेटेड रहने का। हाँ जी सर, ये बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगा, आपको उसको डिफीट कर सकते हैं ये डिसीज को। हम लोग इसको हाँ, डिसीज नहीं बोलते, मॉन्स्टर बोलते हैं इसको। ये तो है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। जी जी। थैंक यू सो मच दीपक जी कि ओके। आप इतना हेल्प कर रहे हो, इतना रिसर्च करके आप आंसर्स बताते हो सब लोगों को। एंड दीपक जी आपके लिए इनफैक्ट दीपक जी आप दोनों के लिए क्वेश्चंस भी हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? अगर कॉन्स्टिपेशन है और आपको डायबिटीज नहीं है तो एक चीज कर सकते हैं कि रात को गुड़ को भिगो दो, सुबह उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के लीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है कोलोरेक्टल कैंसर वाले को। सेकंड होता है अभी आप कीमो पर है, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। जी सर, ये साइड इफेक्ट रहता है थेरेपीज का। मोनिका मैम आप भी कुछ बताना चाहेंगी कि कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स की प्रॉब्लम है, सो वो पूछना चाहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में मैंने ये देखा है कि एक तो पपाया खाने से काफी हेल्प होती है, एक जो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करता है चीकू। मैं नॉर्मली भी अगर मैं कभी चीकू खा लूं ना तो मुझे स्टूल लूज हो जाता है, तो एक बार वो चीकू भी आजकल वैसे भी शायद काफी आ रहे हैं चीकू, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा रात को मुनक्के अगर दूध में शक्कर का दूध और उसमें मुनक्के डाल के अगर लेते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन में काफी हेल्प होती है, क्योंकि शक्कर सर ने जैसे बताया गुड़, तो गुड़ का दूध या शक्कर गुड़ का गर्म दूध। वैसे पाइल्स के टाइम पे शायद डॉक्टर्स दूध के लिए मना करते हैं, क्योंकि मुझे तो उस Yes. टाइम पे मना कर रहे थे, तो शायद दूध सही नहीं रहेगा। और इसके लिए तो वही है कि डॉक्टर्स भी कुछ स्टूल लूज करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दे ही देते हैं, तो उनसे भी बात कर सकते हैं वो। क्योंकि कई बार जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो ये होम रेमेडीज काम करना बंद कर देती हैं कि कितना भी ये यूज कर लो लेकिन कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि डॉक्टर से बिल्कुल बात करनी चाहिए। जी मैम। और ये जो राइट। पाइल्स का बोला ना अभी मैडम अपने, दो गर्म पानी में, टब में गर्म पानी लेकर के उसमें पोटेशियम परमानेंट डालिए, उसमें बेटी आपका पाइल्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा टोटली। ये कीमो की साइड इफेक्ट बहुत होती है ये चीज में, कि बॉडी में हीट रहता है, ये कीमो लेने से हीट क्रिएट होती है, उससे पाइल्स होता है। जी जी जी। वो है अ, नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी में नींबू डाल के पीजिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा।
जी सर। तो पूनम जी, आई होप दैट आपके जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है या किसी और को कुछ कोई क्वेश्चन है या कुछ डिस्कस करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने नंबर दिया है उस पे भी बाद में पूछ सकते हैं। शिल्पा जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। पहले तो दीपक जी, थैंक यू सो मच सबको गाइड वेलकम। करने के लिए। जी सर। एंड शिल्पा जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो मोनिका जी। हेलो शिल्पा सबसे जी। पहले मैं आपको बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि आपकी तरफ देख के सच में नहीं लगता कि आप कैंसर सर्वाइवर हो। आप इतना बहुत ही काम लग रहे हैं मुझे, बहुत ही काम और स्टेडी हो। इससे ही आपकी जो मेंटल कंडीशन है ना वो पता चलती है, और आप जल्दी ही इससे ना उभरने वाले हो, पता है आपकी। थैंक यू सो मच। और सच में मैं बताना चाहूंगी कि इसमें ना हमारी मेंटल सिचुएशन से ही हम इस पे मतलब जीत पा सकते हैं। जब हम दिल बिल्कुल से हार जाते हैं ना तो कुछ भी काम नहीं करता है। बिल्कुल और मैम। ये कोई बड़ा डिसीज नहीं है, बस हमें ना दिल से हारना नहीं है। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो सच में बहुत ही अच्छे से आप इससे निकल जाएंगे। और थैंक यू मैम। भगवान करे आपकी दुआ जल्दी लग जाए मुझे। यस यस, होने ही वाला है मैम वो। और आपकी फैमिली भी आपके साथ में है, सभी का इतना प्यार है, सपोर्ट है, तो ये चीजें काम करती है। हाँ जी मैम। और हाँ, और एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछा ना, और क्या होता है ना, कीमो में हमारी बॉडी की हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप सब्जा सीड्स जो है ना उसका भी पानी आप ट्राई कर सकते हैं मैम। ओके। हाँ, सब्जा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैम कोई और पूछ रहे थे, है ना? पूनम जी शायद वो पूछ रही थी कॉन्स्टिपेशन के लिए। जी 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 जी, हाँ, हाँ, पूनम जी का है ना? क्वेश्चन था। जी हाँ हाँ, जी। तो उसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा रहता है तो वो अच्छा रहेगा। अगर मतलब कैंसर नहीं है तो हम ये जो ऐशगार्ड जो है ना, ऐशगार्ड जूस जो है वो बेस्ट रहता है। मतलब हमारे कोलॉन क्लीनिंग के लिए वो बेस्ट मेडिसिन है सच में। तो हाँ वो जी। करना चाहिए। और आपने ये जो बताया है ना कि आप ना डेली एक जूस लेते हैं, तो ये हम सभी ने एक्चुअली ट्राई करना चाहिए, ये हम सभी ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि एस्कॉर्ड कोई जो आप हाँ ऐसे बोल रहे हैं ना, तो उसमें एक पीस मतलब एस्कॉर्ड भी होता है उसमें, हम लोगों के जूस हाँ, में सफेद पेट, वही। हाँ हाँ, हाँ जी आपने सर। बोला। हाँ हाँ, हाँ तो जी। अगर आप ना प्योरली अगर उसका ही अगर जूस ऐड करते हो ना एक बार और, मतलब आप जो एक ले रहे कि बीटरूट ले रहे, कैरेट ले रहे, देन उसमें ऐशगार्ड भी डाल रहे, देन टर्मरिक डाल रहे हैं, हाँ, तो अगर आप सेपरेटली ऐशगार्ड का भी अगर जूस ऐड करते हैं इसमें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैम और एस्कॉर्ड। हाँ जी, एस्कॉर्ड मैम, मैं ना मतलब हमेशा नहीं पीती, लेकिन कभी कभी बीच में सिर्फ एस्कॉर्ड का, जैसे अभी सर्दी में सर्दी थी तो एस्कॉर्ड बहुत ज्यादा ठंडा होता है, हाँ तो वो हाँ गला जाम कर देता है, तो हाँ इसलिए सर्दी में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, गर्मी में जैसे वीक में 2 बार वो सिर्फ एस्कॉर्ड जूस पी लिया, बाकी जो ये मिक्स वाला है हाँ, वो पी लिया, आप तो ना गर्मी में तो ऐसा करते हैं। टाइमिंग चेंज करके देखिए। ऐशगार्ड जूस जो है वो ठंडा, मतलब कुछ कुछ चीजें जो है ना अगर हम सुबह सुबह लेते हैं, ऑलरेडी वो ठंडा है और सुबह सुबह लेते तो हमें ना कफिंग होगा, छींके आएगी, ऐसे होगा, तो है ना वो दोपहर के टाइम में लिया करो। और उसमें अगर डाल सकते हो तो थोड़ा सा पिंच ऑफ जो ब्लैक पेपर पाउडर है ना वो डाल सकते हैं, है ना। हाँ जी। बट हाँ, वो बहुत मेडिसिनल होता है। नहीं तो फिर आप अगर वो ट्राई कर सकते हैं, मतलब सैलड जो होते हैं ना दही वगैरह डाल के, है ना, मतलब जूस में क्या हो जाता है ना, फाइबर सभी निकल जाते हैं, है ना। अगर हम ये ऐसे कद्दूकस करके ना गाजर है, बीटरूट है, फिर ऐशगार्ड है, ये सभी वो दही वगैरह डाल के अगर आप ये कोशिमीर बोला जाता है, इसे कोशिमीर है सैलड, है ना, वो अगर आप लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओके मैम, ठीक मैं है। बिल्कुल ट्राई करूंगी। हाँ एक्चुअली बीच में वो स्मूदी वगैरह, अभी आजकल मैं वो स्मूदी नहीं पी रही हूँ, लेकिन बीच में मैं वो हाँ स्मूदी भी पीती थी, क्योंकि उसमें भी यही था। एक चीज जो मैं ऐड ऐड करना भूल गई, वो
ये भी था कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ रोज, वो रात को भिगो के, कि रात को भिगो देती हूँ 5 बादाम, 5 मक्खा और 1 डेट और अखरोट, 2 अखरोट, तो वो रात को भिगो के मैं सुबह सबसे पहले वही खाती हूँ, तो वो भी मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल रहते हैं। यस, ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, देन स्प्राउट्स जो है वो यही आपका, हाँ, नेचुरल जो रिसोर्सेस है जो हमें मिलता है ना, वही बेस्ट फूड है। और एक ऐड अगर आप कर सकते तो आप करक्यूमिन की सप्लीमेंट्स मिलती है मैम। करक्यूमिन, मतलब जो हमारी हल्दी होती ना, हल्दी में एक हल्दी का जो मेडिसिनल इफेक्ट होता है ना, वो करक्यूमिन से होता है। हाँ तो जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसका एंटी कैंसर इफेक्ट होता है, वो कैंसर की जो सेल्स है ना उसे बढ़ने से रोकता है ना। हाँ जी। और हाँ, तो अगर आप वो ऐड कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपकी ये ट्रीटमेंट में बहुत सपोर्ट देगा। ओके मैम, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं ऐड करूं। बाकी जो हल्दी हम जो उसमें ऐड करते हैं ना, तो वो इसलिए ही करते हैं, और हल्दी भी हम लोगों ने वो ऑर्गेनिक ऐसे उगा के और वो पिसवाई हुई है, तो जो उसमें ऐड करते हैं तो वो ऑर्गेनिक हल्दी ऐड करते हैं, और जो खाने में भी हम हल्दी यूज करते हैं ना, तो वो वही ऑर्गेनिक घर की पिसी हुई हल्दी, तो वो सिर्फ करक्यूमिन की वजह से ही करते हैं कि बॉडी को जितना करक्यूमिन चाहिए वो मिलता रहे। यस, बट एक्चुअली क्या होता है ना, करक्यूमिन की जो मात्रा होती है ना, मतलब वो बहुत ही कम होती है। पूरी टोटल हल्दी में ना उसकी हार्डली मुझे लगता है 4 to 5% ही होती है। हाँ तो जी, कम इसलिए होती है मैम। स्पेशली ये करक्यूमिन वाली जो सप्लीमेंट होती है ना, उसमें पूरा करक्यूमिन देता है, कि जो हमें ये कैंसर की जर्नी में बहुत फायदा देता है। ओके मैम, तो मैं स्टार्ट करती हूँ वो भी। यस, मुझे लगता है हमारी ज़ेनोंको के इसमें है वो, है ना आस्था जी? शायद जी है मैम, यहाँ जी पे। बिल्कुल हाँ, है, एंटी कैंसर बिल्कुल है। डाइट में है। एंड करक्यूमिन, जी जी जी, बहुत हेल्पफुल है, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। बस ये आई थिंक जो जिस दिन कीमोथेरेपी होता है ना, बिल्कुल कीमोथेरेपी वाले दिन आई थिंक उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, बिकॉज मुझे याद है हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना वो बताती हैं उसके अब कीमोथेरेपी के सेकेंड डे से फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत हेल्प करता है वो साइड इफेक्ट्स एंड ऑल के साथ। बस जिस दिन मेन कीमोथेरेपी होती है उस दिन नहीं उसे इस्तेमाल करते, उसके बाद करते हैं, बिकॉज वो ही बात है, हल्दी वगैरह काफी हेल्पफुल है बट उसमें बहुत कम कंसंट्रेशन होता है, जो हाँ जी। मेन उसकी जो करक्यूमिन टैबलेट्स आती है मेन उसमें रहता है उसका कंटेंट, तो ओके। बिल्कुल काफी अच्छी बात बताई है आपने। एंड थैंक यू सो मच शिल्पा मैम दैट आप इतनी टिप्स दे रहे हैं एंड इतनी हाँ जी, थैंक गुड यू। विशेस दे रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको देख के बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील आया सच में। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे की जर्नी के लिए, और जल्दी ही हम मिलेंगे पूरा। हाँ, ये कैंसर से निकल के हम फिर से एक बार और सेशन में मिलेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम। एंड तो मैं सब लोगों को भी बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए आज के सेशन में। एंड थैंक यू सो मच मोनिका मैम, आपने अपनी पूरी जर्नी बताई एंड ये जो लास्ट की टॉक रही है ये तो बहुत हेल्पफुल, इनफैक्ट इतनी टिप्स हमने शेयर करी हैं इतनी चीजों के बारे में, तो ये भी काफी हेल्पफुल थी। तो इसी वजह से ये हीलिंग सर्कल्स, ये सपोर्ट ग्रुप्स इतने हेल्पफुल होते हैं, लोगों को इतनी चीजों के बारे में पता चलता है, इतने एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैंने वापस से हमारा नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक शेयर करी है, अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए कैंसर ट्रीटमेंट में, वेदर इट इज मेडिकल वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, या कोई भी डाउट्स हैं तो वो जरूर इस पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर एंड विशिंग यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक